हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि एईसी पेपर फर्स्ट यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में एमआईएल हिंदी सब्जेक्ट को चयन किया है तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप साइंस संकाय के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये कॉमन पेपर है और सभी संकाय के बच्चे रख सकते हैं। आइए बच्चे हम बात करते हैं एमआईएल हिंदी की। तो आप लोगों की आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक नजर उस पर भी जरूर डाल लीजिएगा ताकि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है एमआईएल हिंदी में। अब एमआईएल हिंदी की क्लास जो है आपको 20 दिन देखने को मिलेंगे, लगातार 20 दिन 20 क्लास, और 20 क्लास में आपका पूरा एमआईएल खत्म हो जाएगा। देखिए, अब इस क्रम में हम सबसे पहले आज पहली क्लास पर चर्चा करते हैं और पहले क्लास में हम पहला यूनिट का पहला टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? तो हिंदी भाषा की ध्वनियां, यानी कि हिंदी भाषा में कौन कौन सी ध्वनि है, उस ध्वनि के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में इस ध्वनि का उच्चारण किस प्रकार से होता है हम इस पर चर्चा करेंगे। तो क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथ में बच्चे हम यहां पर यह भी डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर वाले बच्चे जो रहे हैं, जैसे कि 2023-27 सेशन वाले, उस सबको इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में, मैं आपको वो डिस्कस करके यहां पर बताने वाला हूं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार सेशन को शेयर नहीं किए बच्चे, शेयर कर देना, ठीक है। सेशन को लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास जो होगी आपकी डेली 8 बजे शाम को मिल सकेगी और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकेंगे। आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हिंदी भाषा है उस भाषा की ध्वनियां क्या है। आप ध्वनियों के बारे में जानेंगे और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। जनरली ध्वनि के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और ये पोर्शन जो है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट बच्चे आपका जो है यह व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आता है, यानी कि आप इसको व्याकरण भी कह सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग ध्वनि के बारे में समझते हैं। तो देखो, ध्वनि होता क्या है। तो जैसे कि मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं कुछ बोल रहा हूं, अर्थात कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी भावनाएं या फिर अपनी बातों को, अपनी विचारों को आपके बीच रख रहा हूं। तो यह किसके माध्यम से हो पाता है? तो आपके ध्वनि के माध्यम से हो पाता है। यानी कि आप क्या कहोगे सर, ध्वनि जो होता है एक प्रकार का माध्यम होता है। अब यह चीज तो हो गया क्लियर, लेकिन माध्यम तो है, लेकिन यह किसका माध्यम है? तो आप कहोगे सर अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। तो आप ध्वनि को कैसे परिभाषित करेंगे बच्चे? आप आराम से कह सकते हो कि मेरे गुरुजी ने बताया है कि ध्वनि जो है एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं, तो अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा कर पाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, हिंदी की बात करें तो हिंदी में वैसे तो 59 ध्वनियों को स्वीकार किया गया है, लेकिन मूल रूप से जब बात होती है तो मूल रूप से केवल और केवल 52 ध्वनियां स्वीकार है। जैसे आप लोग आ पढ़ते हैं, है ना, आ हर्षी दीर्घी, ये सब क्या है, एक प्रकार का वर्ण है हिंदी का, हिंदी वर्णमाला में। लेकिन जब आप इसे भाषा तौर पर देखेंगे तो ये आपकी ध्वनियां हो जाती है, क्योंकि आप इसी चीज को घुमा फिरा कर बोलते हैं। कुछ भी बोलना हो तो ये सारी चीजें समाहित होती ही है, तो इसी को हम लोग ध्वनि कहते हैं। और जनरली आप कह सकते हो कि सर हिंदी भाषा में जो है 52 ध्वनि मूल रूप से मानी जाती है। हम बात करें बच्चे हिंदी की, तो देखिए हिंदी जो है आपका यह दुनिया की सर्वाधिक समृद्ध भाषाओं में से एक माना जाता है। केवल भारत की नहीं बच्चे, ये पूरे दुनिया में समृद्ध भाषाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी विशेषताएं जो रही है यह इसको काफी खास बनाता है। इसकी विशेषताओं पर हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पूरे विश्व में, केवल जो है भारत में नहीं, पूरे विश्व में क्यों हमारा हिंदी भाषा जो है यह समृद्ध भाषा माना जाता है। अब आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं ध्वनि के प्रकार पर। तो देखिए, हमारा जो ध्वनि है, इस ध्वनि को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला हो जाता है स्वर ध्वनि, दूसरा हो जाता है व्यंजन ध्वनि, और तीसरा बच्चे हो जाता है आपका आयोगवाह ध्वनि। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम लोग पहले देखेंगे स्वर ध्वनि क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी वर्णमाला में या फिर ध्वनियों के बीच में वह ध्वनि है जिसे आप स्वर ध्वनि कह पाएंगे, कौन कौन सा ऐसा है जो व्यंजन ध्वनि है, और कौन आयोगवाह ध्वनियां हैं। तो इस क्रम में देखिए बच्चे, हम सबसे पहले देखेंगे आपका जो स्वर ध्वनि है, ये स्वर ध्वनि क्या होता है। तो देखो, स से स्वर, स से क्या होता है बच्चे, स्वर, और स से होता है स्वतंत्र, स से क्या होता है, स्वतंत्र। तो आप आराम से कह सकते हो कि वैसी ध्वनियां जो बिल्कुल स्वतंत्र मानी जाती है ना,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वर ध्वनि कहते हैं। जैसे कि आपका अ है भाई, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। आ है, हर्ष ई है, दीर्घ ई है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ये सभी ध्वनियां प्यारे बच्चे जो हैं, यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह स्वर ध्वनि के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह जहां भी प्रयुक्त होता है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, इसको सहायता की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वहीं पर बात करें बच्चे आपके व्यंजन ध्वनि की, तो आपका जो व्यंजन ध्वनि है, इसको व्यक्त करने के लिए हमें स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। आप कहोगे सर कैसे, तो देखिए समझिएगा ध्यान से। जैसे आपका क हो जाता है, तो आप लोग क ऐसे लिखते हैं, है ना। लेकिन ये जो क है प्यारे बच्चे, क हलंत अ से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए यहां पर अ आया, तो अ अभी आपने क्या देखा है कि सर यह स्वर ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है, तो आप कहोगे बच्चे स्वर ध्वनि है। तो यहां से यह स्पष्ट होता है कि इस व्यंजन ध्वनि को व्यक्त करने के लिए, जो आपका क है, व्यंजन ध्वनि को व्यक्त करने के लिए आपको किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। इतनी बात समझ रहे हैं ना कि स्वर ध्वनि क्या होता है, व्यंजन ध्वनि क्या हुआ। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो इसमें और भी बहुत सारे वर्ण आ जाता है। जैसे कि आपका चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, है ना, पवर्ग हो गया। ये सारा का सारा वर्ण जो है आपके व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि इन सभी वर्णों को व्यक्त करने के लिए, इन सभी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, तो स्वर ध्वनि का सहायता लेना पड़ता है। आगे देखेंगे तो आपका जो तीसरा नंबर है वह है आयोगवाह ध्वनि। अब आयोगवाह ध्वनि की बात करते हैं, तो यह एक प्रकार का वैसा ध्वनि होता है जिसे ना तो हम स्वर की श्रेणी में रखते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा वर्ण अब कौन कौन सा है, तो बच्चे ऐसा वर्ण जैसे आपका अनुस्वार वाला है, जैसे अंग लिखते हैं, है ना, अंग लिखते हैं तो इसमें अनुस्वार होता है। इसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक कहने का मतलब प्यारे बच्चे जो नाक से जिसका उच्चारण होगा, है ना। इसके बाद विसर्ग, जैसे मान लो अह लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे, अह लिखते हैं। तो ये सारा चीज जो है बच्चे आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी यह अयोगवाह ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहां पर क्या क्या समझा, स्वर ध्वनि क्या है, व्यंजन ध्वनि क्या है और आपकी अयोगवाह ध्वनि क्या है। तो ये देखिए, अब यहां से जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल, जो कि आपके मुंगेर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, तिलका माझी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था और मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। क्वेश्चंस पूछा कि हिंदी भाषा के ध्वनि एवं उसके प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ये क्वेश्चंस 5 नंबर में पूछा गया था तीनों यूनिवर्सिटी में, मुंगेर, तिलका माझी और इसके बाद जो है मिथिला यूनिवर्सिटी में। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखोगे, तो पहले का हिंदी भाषा की ध्वनियां, तो आप यहां पर जनरली जो मैंने आपको बताया है कि ध्वनियां क्या होता है, हिंदी भाषा में ध्वनियों का क्या महत्व रहा है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी ध्वनि, कितनी ध्वनियां हैं, ये आप लिख लोगे। इसके बाद इसके प्रकार के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप आराम से ये 5 नंबर यहां से आपको क्लियर है कि नहीं। चलिए ठीक उसी प्रकार से बस आप लोग धैर्य के साथ क्लास को कंटिन्यू शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, आप इजीली कर पाओगे। मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूं और साथ में ये सारी चीजें तो आप पढ़कर आ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा यहां पर आप रिवीजन के तौर पर भी इसे देख सकते हैं। आगे बच्चे देखेंगे तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब इसमें जो मैंने आपको बताया स्वर ध्वनि। तो यहां पर एक बेसिक सा परिचय था स्वर ध्वनि के बारे में कि भाई वैसा ध्वनि जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है ना। तो अब यहां पर उसके डिटेल्स को देखते हैं, जैसे कि स्वर ध्वनि क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके प्रकार के बारे में भी जानेंगे और यहां से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बनाए जा सकते हैं। जैसे कि बात करें बच्चे हम लोग स्वर ध्वनि की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यह एक ऐसा ध्वनि है जो बिल्कुल स्वतंत्र माना जाता है, कहीं भी यह जो प्रयुक्त होता है यह स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता है। इसके प्रकार को समझ जाइए। अगर बात करें स्वर ध्वनि के प्रकार की, तो यह भी 3 प्रकार का होता है ना। कितने प्रकार का बच्चे होते हैं, यह 3 प्रकार के। सर कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला आपका मूल या ह्रस्व ध्वनि होता है, दूसरा होता है आपका दीर्घ ध्वनि और तीसरा होता है आपका संयुक्त ध्वनि। आइए तीनों को समझते हैं अच्छे से। पहले हम लोग समझेंगे मूल या फिर ह्रस्व ध्वनि को। ठीक है, ह्रस्व ध्वनि एक प्रकार का वैसा ध्वनि है बच्चा जी। देखिए ह्रस्व कहने का मतलब यहां पर आप आराम से समझ सकते हैं कि उच्चारण में जहां पर कम समय लगेगा, जिस ध्वनि के उच्चारण में कम समय लगेगा उसको हम लोग कौन सा ध्वनि कहेंगे प्यारे बच्चे, तो मूल ध्वनि या फिर ह्रस्व ध्वनि कहेंगे। जैसे आप कहो अ तुरंत कहा जाता है ना, ई तुरंत कहा गया, उ तुरंत कहा गया,
है कि नहीं। इसमें कोई भी ज्यादा समय नहीं लगता है। तो आप आराम से कह सकते हो बच्चा जी कि जिसके उच्चारण में कम समय लगता होगा उसको हम मूल या फिर ह्रस्व ध्वनि कहते हैं। लेकिन आपका जो दीर्घ ध्वनि है, दीर्घ स्वर ध्वनि की बात करें तो इसके उच्चारण में दीर्घ माने बरका होता है। दीर्घ माने क्या होता है बच्चे? बरका होता है। तो आप आराम से कह सकते हो कि भाई जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, जिसके उच्चारण में क्या लगेगा? ज्यादा समय लगेगा, उसको हम लोग क्या कह लेंगे प्यारे बच्चे? तो दीर्घ स्वर ध्वनि कह लेंगे। और यह एक प्रकार का ऐसा ध्वनि होता है जिसको हम खंडित भी कर सकते हैं, टुकड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मूल ह्रस्व ध्वनि है इसको आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। कहोगे गुरुजी कैसे, जरा बताइए। तो देखिए यहां पर बात करें बच्चे आपके मूल ध्वनि की और दीर्घ ध्वनि की। तो आपका दीर्घ ध्वनि अभी आपने देखा कि भाई उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। आप कहकर देखो आ कहते हैं तो भाई ज्यादा समय लगता है। आप कहो ई कहते हैं तो ज्यादा समय लगता है। आपको दीर्घ ऊ कहोगे तो ज्यादा समय लगता है। कहोगे री तो ज्यादा समय लगता है, बिल्कुल लगता है। तो इस तरह के जो आपके स्वर वर्ण होंगे, स्वर ध्वनियां होगी, उसे हम लोग दीर्घ ध्वनि कह लेंगे। क्लियर है बच्चे? चलिए अब बात करते हैं इस दोनों के कंपैरिजन की। जैसे मैंने कहा कि आपके इस दीर्घ ध्वनि का खंडन हो सकता है, लेकिन आपके मूल या ह्रस्व ध्वनि का खंडन नहीं हो सकता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर आ, क्या लिखा बच्चे? आ लिखा, तो ये जो आ होता है यह अ और अ के मिलने से बना होता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा ई, तो ई जो होता है यह ई और ई के मिलने से बना होता है। जैसे मैंने कहा ऊ, तो ऊ कहें तो यहां पर यह ऊ इस दोनों के मिलने से बना होता है। समझ गए ना? तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आप कह सकते हो कि आपका जो दीर्घ ध्वनि है इसे आप अलग अलग खंडों में बांट सकते हैं। लेकिन आपका जो ह्रस्व ध्वनि है इसको आप जैसे अ लिखा हुआ है, भाई अपने ऐसा है जिसको तोड़िए नहीं सकते। कौन भाग से तोड़िएगा? ऐसे थोड़े लिख दोगे ऐसे थोड़े लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। तो इसको खंडन नहीं किया जा सकता है बच्चे। कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे तो आपका संयुक्त ध्वनि है। संयुक्त स्वर ध्वनि की बात करें तो यह एक प्रकार का ऐसा ध्वनि होता है बच्चे जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना होता है ना। जैसे यहां पर आपने देखा था दीर्घ ध्वनि में, यहां पर जो भी खंडन हुआ था एक समान वर्णों से खंडन हुआ था, ठीक है। लेकिन यहां पर देखेंगे आप तो दो अलग अलग स्वरों के मिलने से जो भी वर्ण बना होता है वह स्वर वर्ण या फिर वह स्वर ध्वनि प्यारे बच्चे क्या कहलाता है? आपका तो संयुक्त स्वर ध्वनि कहलाता है। अब इसमें जैसे देखो आपका ए है, तो ए प्यारे बच्चे या आपका अ और हर्ष ई, इस दोनों के मिलने से बना होता है। तो देखिए अ भी एक अलग वर्ण है और ई भी जो है प्यारे बच्चे एक अलग वर्ण है। तो दो अलग अलग ध्वनि मिल गया तो ये बना लिया संयुक्त स्वर ध्वनि। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ध्वनियां जो है स्वर ध्वनि ही होना चाहिए, कोई दूसरा ध्वनि नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे बच्चे तो जैसे कि आपका अय है, तो अय है प्यारे बच्चे, तो यह अ और ए, अय देखो अय कहते हैं तो आ है, अ और ए, तो एक हो गया। तो ये प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर ध्वनि हो जाएगा। जैसे आप कहते हो ओ कहते हैं तो यहां पर स्पष्ट होता है कि आ जोर उ, ओ है कि नहीं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आपका क्या बन जाता है? तो संयुक्त स्वर ध्वनि बन जाता है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बच्चे ये आपका जो स्वर ध्वनि है और स्वर ध्वनि का जो प्रकार है तीन गो, ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये सब जनरली जो है याद उद करने वाला चीज नहीं है, प्रैक्टिकली समझने वाला चीज है। आप अगर चीजों को अच्छे से समझ जाते हो ना तो आप अपना बात का बतंगर बना के कुछ भी लिख सकते हो। देखिए पेपरवा में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछल जाएगा, तब पेपरवा में बात करें क्वेश्चंस की तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर ध्वनि क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। ये भी क्वेश्चंस आपको 5 मार्क में पूछा जाएगा। तो आप आराम से कह सकते हो सर स्वर ध्वनि अभी आप बताए हैं जो स्वतंत्र होता है, प्रकार एकर 3 प्रकार का होता है, तीनों प्रकार के बारे में हम लिख देंगे, खत्म, आपको 5 नंबर। आगे देखिएगा, आगे बढ़ेंगे तो चलिए अब स्वर के बाद आ जाता है किसका नंबर बच्चे? व्यंजन का नंबर आ जाता है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे व्यंजन ध्वनि क्या होती है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो व्यंजन ध्वनि की बात करें बच्चे तो आप लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा है, सुना है और समझा है कि व्याकरण में या फिर कहे तो व्यवहारिक व्याकरण में आपकी जो व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि को हम लोग स्वर ध्वनि की सहायता से व्यक्त करते हैं। यानी कि इसको दर्शाने के लिए बच्चे स्वर ध्वनि का क्या करना पड़ता है? सहायता लेना पड़ता है।
ठीक है। स्वर ध्वनि जैसे कि आपका अ है, ई है ना, इस सब का सहायता लेकर के हम लोग व्यंजन ध्वनि बनाते हैं। अब इसमें प्यारे बच्चे कौन कौन से ऐसे वर्ण आ जाता है, तो आपका जैसे देखो कवर्ग। कवर्ग कहने का मतलब है कि क ख ग घ में जो 5 गो वर्ण होता है, 5 गो ध्वनि होती है, वो पूरा ध्वनि। जैसे चवर्ग कह दिए, तो चवर्ग कहने से मतलब ये है कि च छ ज ज में जितना भी वर्ण है वो पूरा वर्ण, पूरी ध्वनियां। टठ डडक बात करें टवर्ग, है ना, टठ डड में जितनी ध्वनियां हैं सारा किस में आ जाएगा, टवर्ग में आ जाएगा। तो इस तरह के जो वर्ण हैं इसको हम लोग व्यंजन वर्ण या फिर बच्चे व्यंजन ध्वनि कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि ट है तो इसको ट हलंत अ से लिखते हैं हम लोग, तो यहां पर ये आपका क्या आ जाता है, स्वर ध्वनि आ जाता है। ठीक है, चलो अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। तो भैया प्रकार जो होता है इसको हम लोग पहले 3 आधार पर बांटते हैं। 3 आधार पर कैसे, तब पहला था आपका उच्चारण के स्थान पर, दूसरा अवरोध के स्थान पर, और तीसरा जो है उत्थान या फिर कहे तो अन्य आधार पर। ये 3 आधार है व्यंजन वर्ण को बांटने का, और तीनों के आधार पर आपको प्रकार अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले भैया हम देखते हैं कि आपका उच्चारण के स्थान पर जो है व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए उच्चारण की बात करेंगे बच्चे, तो देखो उच्चारण के आधार पर आपका जो व्यंजन ध्वनि होता है इसको हम लोग 6 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, 6। अब कौन कौन सा भाग है, तब पहला तो भाई कोनो चीज का उच्चारण करते हैं तब मुंह से ना करते हो। अब देखो मुंह का अंग जो है आपको उच्चारण के बारे में बता देगा। जैसे देखिए यहां पर आपको फिगर में दिख रहा है कि ये क्या है, आपका मुंह है ना, ये आपका क्या है बच्चे, मुंह है। इसमें जो सबसे नीचे वाला पार्ट्स आपको देखने को मिलता है ये आपका कंठ है। आपका क्या है, कंठ है, जिसको गर्दन कहते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद देखिएगा तो उससे जो ऊपर, कंठ से थोड़ा ऊपर आइएगा तो आपको जो पार्ट्स दिखेगा मुंह में वह होगा आपका मूर्धा। क्या होगा बच्चे, मूर्धा। इसके बाद देखिए उसके थोड़ा सा आगे आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या, तालू। क्या देखने को मिलेगा बच्चे, तालू देखने को मिलेगा। उसके थोड़ा सा आगे देखिएगा तो आपको तालू के बाद जो है आपको दंत देखने को मिलेगा। दंत के बाद बच्चे आपको क्या, ओष्ठ देखने को मिलेगा, है ना। और इसके बाद जो कुछ वर्ण होते हैं उसको हम नाक की सहायता से बोल पाते हैं तो उसको हम लोग नासिक के वर्ण कहते हैं। तो टोटली ये आपके 6 प्रकार के वर्ण हो गए। ठीक है, चलो अब हम लोग बारी बारी से आपके 6 ध्वनियों को समझते हैं। सबसे पहला जो ध्वनि इसमें आ जाता है वह है कंठ व्यंजन ध्वनि। कंठ व्यंजन ध्वनि की बच्चे बात करें तो हम लोग वैसे व्यंजन ध्वनि को कंठ व्यंजन ध्वनि कहेंगे जिसका उच्चारण कंठ से होगा। बस इतने याद रखना है आपको। कंठ है तो आप कहोगे हाँ देखो भाई कंठ है तो इसका उच्चारण क्या होगा, कंठ से होगा, है ना, डायरेक्टली कंठ से। जैसे मान लो हम कहते हैं क बोल के देखिए हमारे साथ। जब आप का बोलिएगा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हम जब का बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ध्वनि डायरेक्ट हमारे गर्दन से बाहर निकल रहा है, हमारे कंठ से बाहर निकल रहा है। मुंह का कोई पार्ट जो है आपके एक दूसरे से बिल्कुल टच नहीं करता है। आप बोल के देखिए। तो इस तरीके से बच्चे हम कह सकते हैं कि कवर्ग में जितनी भी ध्वनियां हैं वो सारी ध्वनियां बच्चे आपके कंठ व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक और व्यंजन ध्वनि है, जैसे कि हा की बात करें बच्चे, हा कहिए तो डायरेक्ट हवा जो है बाहर निकलता है। हा कंठ से डायरेक्ट निकलता है, कहीं भी आपको जो है मुंह के किसी भी भागों को स्पर्श नहीं करते हुए निकलता है। तो ये जो आपके वर्ण या फिर कहे ये जो आपकी ध्वनियां हैं, यह ध्वनि प्यारे बच्चे कंठ ध्वनि के नाम से, कंठ व्यंजन ध्वनि के नाम से जाना जाता है। क्लियर है आपको? चलिए अगर क्लियर है तो जी गुरुजी एक बार फटाफट से कमेंट में टाइप कीजिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा तो अगला जो नंबर है वह तालव्य व्यंजन ध्वनि का है। तालव्य यानी कि तालु, तालव्य यानी कि बच्चे तालु। ठीक है, जो आपका तालु होता है ना आपके जीभ के ऊपर वाला भाग, है ना, तालव्य। तो तालव्य कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिस भी ध्वनि का उच्चारण जो है तालु से होगा। किससे होगा बच्चे? जिस भी व्यंजन ध्वनि का उच्चारण तालु से होगा तो आप कहोगे भैया वह आपके तालव्य व्यंजन ध्वनि है। और इसमें कौन कौन सा आपका व्यंजन ध्वनि आ जाता है, तो जैसे मान लीजिए आपका च छ ज वाला है। ठीक है, चवर्ग में जो भी आपकी ध्वनियां हैं वह सब किसके अंतर्गत आता है, तो तालव्य के अंतर्गत आता है। यानी कि आप कहे इसका उच्चारण तालु से होता है। आप च बोल के देखिए, च बोलिएगा तो आपका जीव जो है तालु को छूता है। आप मेरे साथ बोल के देखिए, फिर आपको ये चीजें जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। आगे देखें तो इसमें 2 वर्ण और आ जाते हैं, 2 ध्वनियां और आ जाती है, जैसे कि य आ जाता है बच्चे और स आ जाता है। कौन कौन सा आता है? य आता है और
सा आता है ना। चलिए आगे देखेंगे तो अगला नंबर जो नंबर है किसका है, वह है आपके मूर्धन्य व्यंजन ध्वनि का। मूर्धन्य, मूर्धन्य कहने से यहां पर सीधा मतलब है कि भाई जिस व्यंजन ध्वनि का उच्चारण मूर्धा से होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, उसको हम लोग कहेंगे मूर्धन्य व्यंजन ध्वनि। अब इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है, कौन कौन सी ध्वनि है, तो देखिए ट वर्ग का जो भी वर्ण होगा वह सभी के सभी जो है व्यंजन ध्वनि मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद आपका जो रा है, रा रा, देखिए आपका जो है जब ये वर्ण बोलते होइएगा ना तो आपका जीभ जो है कुछ इस शेप में मुड़ जाता होगा। तालु वाला थोड़ा मुड़ता था, तालु वाला क्या होता था, यहां पर देखिए तालु वाला जो था इसमें आपका जो ये जीभ है ये जीभ बिल्कुल थोड़ा सा मुड़ रहा था, लेकिन यहां पर मूर्धन्य वाला में देखिएगा आपका जीभ जो है ऐसे मुड़ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पूरा का पूरा मुड़ जाता है, फिर जाकर ये ऐसे छलांग लगाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि सर ट वर्ग की जितनी भी ध्वनियां हैं ये सारी ध्वनियां जो है मूर्धन्य व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका र हो जाता है और इसके बाद जो है आपका मूर्धन्य स हो जाता है, क्योंकि मूर्धन्य कहने से यहां पर स्पष्ट है मूर्धा, ठीक है। तो आप कहोगे सर र और मूर्धन्य सा ये दोनों ध्वनियां किसकी है, तो मूर्धन्य व्यंजन ध्वनि की ध्वनियां हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर जो है वो किसका नंबर है बच्चे, दंत्य व्यंजन ध्वनि का। दंत्य, दंत्य कहने से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है भैया, दांत स्पष्ट हो रहा है ना। तो अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जिस भी ध्वनि के उच्चारण में दांत की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दंत्य व्यंजन ध्वनि कहेंगे। जैसे मान लीजिए ता कहिए, तो ता कहने पर देखिए आपका जो जीभ है वह आपके दांत को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है प्यारे बच्चे, दांत को। तो आप इजीली कह सकते हो कि ता वर्ग में जितनी भी ध्वनियां हैं वह सब जिसका उच्चारण क्या होगा, दंत्य होगा और वह एक दंत्य व्यंजन ध्वनि कहलाएगा। इसके साथ साथ इसमें ल और आपका जो है दंती सा भी आ जाता है ना, ल और दंती सा, ठीक है। दंती सा कहते हैं तो देखो दांत को छू रहा है, दंती सा, दंती सा दांत को छू रहा है कि नहीं, तो ये दोनों वर्ण भी आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो आपके दंत्य व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आ जाएंगे। ये सारा चीज बच्चा याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा ना और नहीं बन लो तो फिर हमको कहिएगा, ठीक है। बहुत मार लगेगी आप लोगों को जब नहीं यहां से क्लियर हो पाएगा आपका क्वेश्चंस, तो क्योंकि हर एक चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर करके बता रहे हैं। कैसे आप पता कर सकते हो, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछेगा कि निम्न में जो है, निम्न में कौन जो है, निम्न में कौन एक दंत्य व्यंजन वर्ण है, दंत्य व्यंजन वर्ण है। आपके पास बच्चा जी ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहा हूं आपको, फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा। च, इसके बाद आपका ऑप्शन है बच्चा जी य, इसके बाद आपका ऑप्शन है ल और इसके बाद ऑप्शन है आपका क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इस चारों में से आपका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन एक दंत्य व्यंजन वर्ण है। इस टाइप से आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, समझ गए। चलिए फटाफट से आप लोग इसका आंसर कमेंट्स करके बताइएगा, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे देखेंगे तो आपका अगला नंबर है आपके ओष्ठ व्यंजन ध्वनि का। ओष्ठ का मतलब ओठ, ओष्ठ का मतलब प्यारे बच्चे ओठ, है ना। तो जिस भी व्यंजन ध्वनि का उच्चारण ओठ से होगा, यानी कि ओठ के सहायता से होगा, तो आप कहोगे सर वैसे व्यंजन ध्वनि को हम लोग ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कहेंगे। जैसे आप कहते हो प कहते हैं तो आप देखोगे कि आपका जो दोनों लिप्स है, दोनों ओठ है जो है एक दूसरे को स्पर्श करता है। आप बिना ओठ को सटाए हुए प बोल के देखिए, अ कहाएगा, है ना, प कहेबे नहीं करेगा। तो आप कहोगे सर प वर्ग में जितनी भी ध्वनियां हैं वो सारी की सारी ध्वनियां जो है ओष्ठ व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक होता है आपका व कहिए, तो आपका जो है यहाँ पर ओठ एक दूसरे से सटने को रहता है, यानी कि सटने की कोशिश करता है, समझ गए ना। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि आपका व जो है बच्चे यह भी किसके अंतर्गत आता है, तो ओष्ठ व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आता है। क्लियर है, आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया कि आपका जो है कंठ व्यंजन ध्वनि क्या होता है, तालव्य व्यंजन ध्वनि क्या होता है, मूर्धन्य व्यंजन ध्वनि क्या होता है, दंत्य व्यंजन ध्वनि क्या होता है, और फिर बच्चे आपका ओष्ठ व्यंजन ध्वनि क्या होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग नासिक के व्यंजन ध्वनि। नासिक के व्यंजन ध्वनि की बात करें तो इसमें याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का वैसा व्यंजन ध्वनि है जिसके उच्चारण में नाक का सहायता लेना पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं यो कहते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। अंग कहते हैं, अंग, तो अंग नाक बंद करके बोल के दिखाओ, संभव है नहीं है ना, कुछ कहा जाएगा अंग।
तो यहां से ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है नाक का सहायता मिल रहा है। यहां पर कहते हैं या कहते हैं तो नाक का सहायता, जैसे कहते हैं अड़ा कहते हैं बच्चे तो नाक का सहायता लेना पड़ता है। तो इस तरह के जो वर्ण होंगे आप इसे नासिक के व्यंजन ध्वनि के नाम से जानेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप नासिक के व्यंजन ध्वनि के बारे में भी समझ गए होंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे कि क्या गुरुजी आपको ये चीजें समझ में आया। फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए। अब देखिए यहां से पेपर में क्वेश्चंस आता कैसे है। पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि बच्चे बात करें क्वेश्चंस की तो कहेगा कि उच्चारण के स्थान के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर क्या करो, व्यंजन ध्वनि पर टिप्पणी करो। तो आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर है। कैसे करेंगे तो आप लोग सबसे पहले तो उच्चारण के स्थान पर व्यंजन ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कंठे हो गया, आपका तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, इस तरीके से जो है आपको सभी का क्या करना है, तो बारी बारी से एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बना के इसका आंसर लिख देंगे। दनादन आपको पूरे 5 नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए यहां पर जो आपका व्यंजन वर्ण है, उस व्यंजन ध्वनि को हम लोग प्यारे बच्चे अवरोध या फिर प्रयत्न के आधार पर भी बांटते हैं। अवरोध कहने का मतलब बाधा डालना होता है, प्रयत्न यानी कि प्रयास करना होता है ना। तो इस आधार पर हम व्यंजन ध्वनियों की बात करें तो इसे जो है हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि बच्चे हम बात करें, देखिएगा वह तीनों भाग आपका कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन ध्वनि। कौन सा व्यंजन ध्वनि बच्चे, स्पर्श व्यंजन ध्वनि। अब देखो स्पर्श व्यंजन ध्वनि की बात करते हैं तो जतेक चीज तोरा अभी बतैले है ना, वह सब स्पर्श व्यंजन ध्वनि है। और टोटल स्पर्श व्यंजन ध्वनि का बात करेगा ना तो टोटल 25 गो। सर कैसे, तो कवर्ग में 5 गो, चवर्ग में 5 गो, टवर्ग में 5 गो, तवर्ग में 5 गो, अपवर्ग में 5 गो। ये पांचों मिला के कितना हो गया, 5 गुना 5 बराबर 25। तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, बताइए स्पर्श व्यंजन ध्वनि की संख्या कितनी, आप कहोगे सर 25 होता है ना। स्पर्श व्यंजन ध्वनि कहते किसको हैं, तो गुरुजी वैसी व्यंजन ध्वनियां जिसके उच्चारण में जो है जीभ का निचला या फिर जो है ओठ का जो है निचला भाग एक दूसरे को या फिर किसी भी भाग को जो है क्या करे, स्पर्श करते हुए हवा को रोकने का प्रयास करे। किसको रोकने का प्रयास करे, जैसे मान लो हम कुछ भी बोलते हैं तो मुंह से हमारा हवा निकलता है कि नहीं। तो जैसे मान लो आ कहो, आ कहते हैं, आप आ कहते समय जो है अपनी हाथ को मुंह के सामने रखिए, ऐसा लगेगा कि अंदर से जो है हवा आ रही है। आप कोई भी वर्ण बोल लो, तो जब भी क्या होता है कोई वर्ण को हम बोलते हैं तो उस क्रम में या तो हमारा जीभ या तो हमारे ओठ का निचला वाला भाग, ठीक है, ओठ का निचला वाला भाग ये क्या करता है, तो यह स्थान को घेर करके हवा को रोकने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही वर्ण जिसका उच्चारण में ये सारा घटना आपको देखने को मिलेगा, आप कहोगे गुरुजी ये कौन सा वर्ण है या फिर कौन सी ध्वनि है, तो यह आपका स्पर्श व्यंजन ध्वनि है। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे तो दूसरा नंबर है आपका अंतःस्थ व्यंजन ध्वनि। अंतःस्थ व्यंजन ध्वनि की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का वैसा ध्वनि होता है जिसका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के मध्यवर्ती होता है। यानी कि स्वर और जो व्यंजन है, ठीक है, जो भी स्वर ध्वनियां हैं या फिर जो भी व्यंजन ध्वनियां हैं, उसके आपके पिछले क्रम में जो आपका वर्ण उच्चारित होता है, जो आपकी ध्वनि उच्चारित होती है, उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन ध्वनि कहते हैं। जैसे इसके उच्चारण में बच्चे जो है श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। आप या कहिए, है ना, बिल्कुल श्वास में अवरोध ही देखने को नहीं मिलेगा। आप कहिए र, बिल्कुल आपको श्वास में अवरोध देखने को नहीं मिलेगा। ल कहिए, व कहिए, तो ये चारों जो होता है आपका अंतःस्थ व्यंजन ध्वनि होता है। आप याद रखोगे सर य, र, ल और व, ये 4 गो जो है ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन ध्वनि है, जिसके उच्चारण में श्वास का अवरोध बिल्कुल नहीं के बराबर देखने को मिलता है। आगे बच्चे देखेंगे तो आपका है उष्ण या फिर संघर्षी व्यंजन। उष्ण या फिर संघर्षी व्यंजन कहने का मतलब ये है, देखिए जब भी इस वर्णों को बोलेंगे ना तो बोलते समय आपको क्या करना है, अपने मुंहवा के सामने अपने हाथ को रखना है। अब जब हाथ रखोगे और इस शब्दों को या फिर इस ध्वनियों को बोलोगे बच्चे, है ना, जब भी ये ध्वनि बोली जाएगी तो आप देखोगे कि आपके अंदरवा से जो हवा निकल रहा है ना, उसमें आपको गर्माहट देखने को मिलेगा। जैसे बोल के देखिए, सा कहते हैं तो आप हाथ रखो, सा बोलते समय मुंह के सामने, आपको लगेगा भाई क्या, तो यहां पर जो है गर्म हवाएं अंदर से निकल रही है, अर्थात ऊष्मा क्या हो रहा है यहां पर उत्पत्ति हो रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखते होंगे कि इसको हम लोगों ने संघर्षी व्यंजन ध्वनि भी कहा है। अब संघर्षी का मतलब है संघर्ष कर रहा है, तो संघर्ष कैसे करेगा, जैसे बच्चे देखिए
आप सा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एकदम घस्सा मार के बाहर निकल रहा है, सा घस्सा मार के बाहर निकल रहा है। तो इस तरह के जो वर्ण होंगे आप आराम से कह सकते हो कि सर ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे, तो संघर्षी व्यंजन वर्ण या फिर संघर्षी व्यंजन ध्वनि कहलाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर देखो आपका जो तलाबी वाला स है ना, छोटी स है, इसके बाद मध्यम स है, बड़ी स है और इसके बाद आपका ह है। ये चार वर्ण जो होते हैं, ये चार ध्वनियां जो होती है बच्चे, यह आपका उष्ण या फिर संघर्ष ध्वनि या संघर्ष व्यंजन कहलाता है। क्लियर है आपको? चलिए, मैं उम्मीद कर सकता हूं बच्चे आपको ये सारा चीज अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब पेपर में यहां से क्वेश्चंस पूछेगा कि अवरोध के आधार पर व्यंजन की ध्वनियों को क्या करें, समझाइए। तो अवरोध के आधार पर आप कह सकते हो कि अवरोध के आधार पर गुरुजी यह तीन प्रकार का होता है। पहला था स्पर्श व्यंजन ध्वनि, तो आप आराम से कह सकते हो कि भाई जकरा उच्चारण करने में जो है हमारा जीभ चाहे निचला होठ, ये दोनों जो है स्थान को रोक करके अंदर से आने वाली हवा को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, या आप इसको बुझाऊबल तौर से समझेंगे तो सीधा समझ लीजिए कि भाई जो भी वर्ण या फिर जो भी ध्वनि जिसको बोलने में मुंह का कोई भी पार्ट जो है एक दूसरे को टच करने का कोशिश करता होगा, है ना। चलिए आगे बच्चे देखेंगे तो आपका अंतहस्थ था, जिसमें आपने देखा कि भाई जिसमें श्वास का अवरोध बहुत कम देखने को मिलता है, यर लव, ये चार इसकी संख्या हो जाती है। इसके बाद उष्ण या फिर संघर्षी व्यंजन ध्वनि में आप देखिएगा कि भाई जकरा उच्चारण करने में मुंह से जो है उष्मा निकलता हो, या फिर हम जब बोलते हैं तो ऐसा लगता हो कि बिल्कुल एकदम घर्षण के साथ वो हमारे मुंह से बाहर निकल रहा है ना। तो वैसे ध्वनियों को हम लोग उष्ण या फिर संघर्षी ध्वनि कह लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो आपके व्यंजन जो ध्वनि है, इस व्यंजन ध्वनि के कुछ और भी प्रकार है और ये आपके लिए काफी लल्लन टॉप रहने वाला है, इंपोर्टेंट मोस्ट बीबीआई लगा लो, जो कि आगामी आने वाली परीक्षा में इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चंस बनना पक्का है। इतना इंपोर्टेंट, चलिए समझते हैं। अगर इंपोर्टेंट है तो भाई इसको इंपोर्टेंट तरीके से समझेंगे। जैसे बात करते हैं, देखिए कुछ और भी व्यंजन ध्वनि के प्रकार होते हैं। इस क्रम में सबसे पहले देखेंगे हम लोग अल्प प्राण व्यंजन ध्वनि। अल्प प्राण, ई भाई कौन बात है, अल्प प्राण का मतलब कथी होता है? अल्प माने कम में, प्राण मतलब प्राण, मतलब जिसमें कम में प्राण होगा ओकरा अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे कि ना भाई। देखो क्या होता है, जिस वर्ण या फिर जिस ध्वनि के उच्चारण में श्वास की जो है मात्रा काफी कम, श्वास में आपको वायु की मात्रा काफी कम देखने को मिलेगी, तो आप उसको अल्प प्राण ध्वनि कह सकते हैं। जैसे देखिएगा, अभी मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए भी बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और महाप्राण में बच्चे, महा का मतलब बड़का है ना, ज्यादा, महान आदमी है ना, तो मतलब क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत महान आदमी है। तो उसी प्रकार से महाप्राण व्यंजन ध्वनि जो है, जिसके वर्गों के उच्चारण में क्या होता है बच्चा जी, तो आपके श्वास वायु की मात्रा काफी देखने को मिलती है। आपके अल्प में, अल्प माने कम, छोटा, तो वहां पर श्वास वायु की मात्रा कम देखने को मिलेगी, और आपका जो महाप्राण है उसमें श्वास वायु की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। आप इसको कैसे समझेंगे, तो जैसे कि देखिए यहां पर आपको कुछ चार्ट दिख रहे हैं। इस चार्ट में आप ये जो देख रहे हैं, पहला वाला जो खंड है या फिर यहां पर लास्ट वाला जो खंड है, इसमें ये पहला वाला खंड अल्प प्राण को बताता है, दूसरा आपको महाप्राण को बताता है। आप इसको कैसे याद रखोगे, जैसे मान लीजिए यहां पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में आपको अगर याद रखना है तो आप इजिली याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो प्यारे बच्चे, तो जितना भी विषम स्थान पर आता है 1 3 5, 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 और इधर से 2 4। क्लियर है? देखिए इसमें दूगो नंबर है, महा कहें तो इसमें 2 गो आएगा, और अल्प कहें तो 3 गो आएगा, तो इसमें 3 गो आएगा। ठीक, अब ये 3 गो कौन सा है, इसमें 2 गो कौन सा है, तब पहला नंबर पर, तीसरा नंबर पर, पांचवा नंबर पर। 3 एगो विषम संख्या है, तब विषम वाला स्थान में यहां आ जाएगा। 2 एगो सम संख्या है तो यहां पर सम स्थान वाला आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से भी इसको सोच करके देखिए तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब यहां पर बात करेंगे बच्चे, तो यहां पर गौर से देखिएगा, जैसे कि आपका कवर्ग की बात कर लेते हैं, तो कवर्ग में जो है आप कैसे लिखते हो, का खा गा घा अंगा, यही लिखते हो। अब का खा गा घा अंगा लिखल है, तो यहां पर देखिए पहला स्थान पर का आता है तो भैया ये अल्प प्राण में होगा, तीसरा स्थान पर ग आता है ये अल्प प्राण में होगा, अंगा आता है पांचवा स्थान पर ये अल्प प्राण में होगा, और दूसरा स्थान पर आपका कौन आता है, ख आता है, तो ये महाप्राण में होगा, और यहां पर घ आता है तो ये महाप्राण में होगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, बिल्कुल आपको यादें हो गया होगा, मुझे पता है। आप नहीं अगर याद रहेगा तो ऐसे दिमाग लगा लीजिएगा, भाई इसमें 3 गो नंबर है तो यानी कि 3 गो होगा, और इसमें 2 गो नंबर है यानी कि 2 गो होगा, है ना। 3 विषम संख्या यानी कि 1 3 5 इसमें विषम संख्या, तो 1 3 5 नंबर पर जो आएगा वो अल्प प्राण, और 2 में भाई बात करें सम संख्या तो 2 और 4 नंबर पर यानी कि जो आएगा वो
महाप्राण। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी, तो आपका जो है कुछ अन्य व्यंजन, जैसे अभी यरलव की बात कर लेते हैं। तो आप जैसे यरलव की बात करो तो जो भी आपका अंतःस्थ व्यंजन है जैसे यरलव, तो ये सबके सब अल्प प्राण है, क्योंकि यरलव जब बोलते हैं तो इसमें उष्मा या फिर कहे तो आपके जो है श्वास वायु की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है। बोल के देखिए ना आप, यरलव तुरंत बोला जाता है। लेकिन जब आप उष्ण व्यंजन को बोलते हैं तलाबे स मूर्धन स दंस ह, तो इसमें जो है आपको जो है वायु ज्यादा निकलती है मुंह से, तो इस प्रकार आप इसे महाप्राण कह सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों से पेपर में पूछा जब जाएगा कि अल्प प्राण और महाप्राण की ध्वनियों पर टिप्पणी लिखे, तो आप बिल्कुल टिप दीजिएगा। बताइए टिप दीजिएगा कि नहीं? खटाखट एकदम गर्दा उड़ जाएगा। आगे चलिए देखेंगे अगला कुछ और व्यंजन ध्वनियों को देखते हैं। तो जैसे कि अघोष और सघोष, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये पिछले साल जो है कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए थे। तो हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चंस ना पूछा गया हो, उस यूनिवर्सिटी एग्जाम में बच्चे निश्चित पूछा जाएगा। हालांकि मैं डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाया। आप देख लीजिएगा, अगर पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होता है तो वहां पर देखिएगा कि किस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बच्चे ये क्वेश्चंस पूछा गया था और किस में नहीं पूछा गया था। अगर जिसमें नहीं पूछा गया है तो आप याद रखना कि इस बार ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा कि अघोष व्यंजन वर्ण जो है या फिर अघोष व्यंजन ध्वनियां जो है और सघोष व्यंजन ध्वनि के बीच में जो है क्या अंतर है, या फिर इस दोनों पर टिप्पणी के लिखने के लिए कह देगा। बात करें बच्चे अघोष, देखो अघोष, अघोष का मतलब क्या होता है? अ माने नहीं, अघोष मतलब घोषणा, यानी कि जिसको नहीं घोषणा पड़े उसको हम लोग कहेंगे अघोष व्यंजन ध्वनि, है ना। अब इस अघोष व्यंजन ध्वनि को जब समझेंगे तो देखिए आपका जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है, जैसे कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तो इसमें आप याद रखोगे अघोष, अघोष में कई गो? 3 गो वर्ण, तो 3 गो छांट दो। 3 गो किधर से छांटेंगे भाई? ये 3 4 5 को छांट दीजिए, ठीक है। मतलब शुरू का जो 2 गो बच जाता है, कति सब? क और ख। देखिए क और ख बोलते हैं तो इसको ज्यादा घोषणा पड़ता है? बिल्कुल नहीं। च और छ बोलिएगा तो घोषणा पड़ेगा? नहीं। ट और ठ बोलिएगा तो घोषणा पड़ेगा? नहीं। तो जिसको घोषणा कम पड़ेगा आप उसको अघोष कहिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए उष्ण व्यंजन ध्वनि में स कहते हैं, स कहते हैं, स कहते हैं, तो इसको घोषणा कम पड़ता है ना। लेकिन उसी प्रकार से बच्चे हम जब आगे देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए आपका सघोष या फिर घोष, ठीक है। सघोष और घोष की बात करें बच्चे तो आप आराम से कह सकते हो कि भैया जिसको ज्यादा घोषणा पड़ता है, जिसको क्या करना पड़ता है? ज्यादा घोषणा पड़ता है, उसको हम लोग सघोष कहते हैं। अब ज्यादा घोषणा पड़ेगा किसको? जैसे कहिए ग, ग कहते हैं तो यहां पर घर्षण के साथ निकल, घ घर्षण के साथ निकलता है कि नहीं। तो इस तरीके के जो वर्ण हैं आप इसमें क्या देखे हैं? इसमें 3 गो वर्ण था तो लास्ट के तीनों को छांट दिए हैं। इस घोष में 2 वर्ण है, ठीक है, तो शुरू के 2 को छांट दो, खत्म हो गया कि नहीं। तो ये आप कर लोगे आराम से कि सघोष या फिर कहे तो घोष व्यंजन ध्वनिया कौन सा है। और एक बात और याद रखिएगा कि जितना भी स्वर ध्वनि है, जैसे आवा, हर्षी, दीर्घी, ये सब जितना भी है आपका, सभी के सभी स्वर ध्वनियां क्या होता है? तो यह घोष व्यंजन ध्वनि होता है। इसके बाद बच्चे बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन ध्वनि की। तो आपका यरलव जो है किसके अंतर्गत आ जाता है? अंतःस्थ व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है। उष्ण व्यंजन ध्वनि में बच्चे जो है ह आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? तो ये आपके घोष व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है आपको इतना चाहिए? चलिए तो यहां पर देखिए आप लोगों ने देखा अभी अघोष और सघोष, ये 2 व्यंजन ध्वनियां आप जरूर याद रखिएगा। आपके लिए मैंने VVI लगाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। आगे बच्चे देखेंगे कुछ और भी व्यंजन ध्वनियों को, जैसे कि आपका है एक संयुक्त व्यंजन ध्वनि। संयुक्त का मतलब भाई, संयुक्त का मतलब जुड़ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अब जुड़ेगा कौन भाई? 2 आदमी तो कम से कम इसके लिए होना चाहिए, तब ये ना जुड़ोगे, है कि नहीं। तो चलिए 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण जब एक साथ मिल जाएगा और उसके मिलने से जो वर्ण बनेगा या फिर जो ध्वनि बनेगी उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन ध्वनि कह देंगे। जैसे देखिए आपका अक्षा है, तो अक्षा कैसे बनता है? क हलंत ख, क हलंत ख, ये दोनों मिल करके प्यारे बच्चे अक्षा बनाता है। जैसे त्र है तो त्र हलंत र, ये त्र बनाता है कि नहीं। जैसे ज्ञ है तो प्यारे बच्चे ज्ञ कैसे बनता है? तो ज हलंत य, ज हलंत य। जैसे स्र है तो स्र कैसे बनता है प्यारे बच्चे? तलाबी स हलंत
र। ठीक है, तो ये ऐसे मिल करके जो है आप यहां पर देख रहे होंगे। देखिए, ज भी क्या है व्यंजन ध्वनि, य भी क्या है व्यंजन ध्वनि, स भी क्या है व्यंजन ध्वनि, र भी क्या है व्यंजन ध्वनि, क भी क्या है व्यंजन ध्वनि, स भी क्या है व्यंजन ध्वनि, त भी क्या है व्यंजन ध्वनि और र भी क्या है व्यंजन ध्वनि। तो सारे के सारे आपने यहां पर देखा बच्चे व्यंजन ध्वनि, और जब कम से कम दो व्यंजन ध्वनियां एक साथ मिल जाएगी तो वह संयुक्त व्यंजन ध्वनि के नाम से जाना जाएगा। इसकी कुल संख्याएं हिंदी वर्णमाला में या फिर कहे तो हिंदी ध्वनियों में बच्चे 4 देखी जाती है ना। यही चारों क्या है तो आपका संयुक्त व्यंजन ध्वनि है। कंप्लीट संयुक्त व्यंजन ध्वनि समझ में आया आपको? एक बार कमेंट कर देना बच्चे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, सबसे आखिरी टॉपिक रहने वाला है आज के इस क्लास का। अगला जो है बच्चे आपका वह है आयोगवाह ध्वनि और उसके प्रकार। आयोगवाह जो कि मैंने आपको पढ़ाया था ना ध्वनि में, ध्वनि के प्रकार में यहाँ पर देखिएगा जैसे कि 3 प्रकार बताए थे आपको, है ना। ध्वनि के प्रकार में सबसे पहले स्वर ध्वनि, तो आपको पूरा स्वर ध्वनि उसके प्रकार सब चीज बता दिए। इसके बाद व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि को जो है किस प्रकार से अलग अलग तरीके से बांटा गया है सारा चीज बता दिए। अब आगे जान लेते हैं आपका आयोगवाह ध्वनि क्या होता है। बच्चे आयोगवाह ध्वनि की जब बात करते हैं तो देखिए, आयोगवाह ध्वनि ना तो स्वर होता है ना तो व्यंजन होता है, ये तो हम पहले आपको बता दिए हैं। इसमें आता कौन कौन सब है? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को समझते। देखिए अनुस्वार, अनुस्वार में आप देखते होइएगा कि जो भी अनुस्वार वाला वर्ण होता है यह एक नासिक के ध्वनि होता है। जैसे कहते हैं अंग, तो अंग कहते तो इसमें नाक ताक सिकुड़ जाता आपका, है कि नहीं। तो अनुस्वार जो भी वर्ण होंगे उन सभी को क्या कहेंगे बच्चे? नासिक के ध्वनि कहेंगे। इसके बाद जो आपका नासिक के ध्वनि होता है उसके उच्चारण, ठीक है, नासिक के ध्वनि जो है यह स्वर के उच्चारण के बाद आता है। किसके उच्चारण के बाद आता है बच्चे? स्वर। जैसे मान लो कि यहां पर गंगा कहते हैं, गंगा कहते हैं, तो देखो यहां पर ये लिखा है गंग अंगा, ग अंगा, ग अंगा। तो ये आया जो व्यंजन ध्वनि है ना, ये प्यारे बच्चे ये अंगस्वार वाला जो आया, ये कब आया? अंगस्वार वाला ध्वनि यह एक स्वरों के उच्चारण के बाद आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपका जो अनुस्वार होता है, ठीक है, जो भी अनुस्वार वाला ध्वनि होता है अपने से बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का 5वां व्यंजन होता है। बड़ा ही सुंदर है। देखिए मतलब जब भी कोई भी व्यंजन ध्वनि आएगा जो अनुस्वार के रूप में आएगा बच्चे, किसके रूप में आएगा? अनुस्वार के रूप में। तो एक के बात समझ लेना कि उसके साथ जो है उसी वर्ग के ध्वनि आएंगे जो लास्ट वाला ध्वनि है। जैसे अभी हमने लिखा था गंगा, अभी क्या लिखा था बच्चे? गंगा लिखा था। तो यहां गौर करना, गंगा में जब इसको हम लोग ऐसे विच्छेद करके लिखते हैं तो ग क ख ग में आता है कि नहीं? आता है। ग में लगेगा अंग, तो अंग बच्चे कहां है ना, देखो क ख ग अंग, क ख ग अंग, तो अंग आया कि नहीं? तो ये कखी ग वाला जो है, मतलब यहां पर ये तात्पर्य है कहने का कि जब भी कोई ऐसा अनुस्वार वाला वर्ण दिखेगा आपको, ध्वनि दिखेगा आपको, तो आप एक चीज देखिएगा कि वहां पर जो है उसी वर्ण के आखिरी वाले जो है क्या होते हैं, तो आपके अनुस्वार वर्ण लगते हैं। चलिए आगे जैसे कुछ और देख लीजिए। जैसे मैंने कहा क्या? जैसे मैंने कहा खंभा, तो खंभा को जब विच्छेद करेंगे तो ख जोड़ अंग आ जोड़ जो है आपका भा। तो इस प्रकार से देखिए ख भी जो है आपके कख गग में आता है और अंग भी आपके कख गग में आता है। तो उसी वर्ग के जो है आखिरी वाले वर्ण यहां पर अनुस्वार के रूप में आते हैं। आगे देखिएगा अगला जो है आपका अनुनासिक। बच्चे अनुनासिक का मतलब यहां क्या है? अनुनासिक यानी कि वह नासिक के ध्वनि जो स्वर के साथ स्वर के साथ जो है यह स्वर जोड़ करके बोली जाती है। क्या जोड़ के बोला जाता है? आप कहोगे सर स्वर के साथ जो है स्वर को जोड़ता है और इसके साथ बोला जाता है। इसके बाद देखिए इसके अंत में जो है इसके संकेत के रूप में आप अ या फिर आ को जो है चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बांस, देखिए बांस कहते हैं, बांस कहते हैं तो आ कहा था बांस, है ना, आंस बांस, इस प्रकार से चांद, है ना। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इसके संकेत के रूप में अ या फिर आ के साथ आप जो है चांद बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, अ या आ के साथ। जैसे बा है, आ है, तो आ है तो यहां पर आपने चांद बिंदु लगाया है। जैसे रहेगा मान लीजिए अ कहीं पर, तो वहां पर आप चांद बिंदु लगाएंगे। वैसे ही यहां पर जो है आपके ए और ओ जब भी आएगा
ठीक है, कोई भी अगर शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द में जब भी ए और ओ की मात्रा हो तो वहां पर बच्चे हम चांद बिंदु का प्रयोग ना करके वहां पर सिर्फ बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर जोंक हो गया। ठीक है, इस दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट कहता है बच्चा, यहां पर क्लियर करके कहता है कि जब भी यहां पर अनुनासिक कोई भी वर्ण है, कोई भी ध्वनि अनुनासिक ध्वनि है, तो वहां पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर अ और आ आया हुआ है तो आप वहां पर चांद बिंदु लगाएंगे। जैसे है बांस, आ आया था तो हमने चांद बिंदु लगाया है। आंख, आ आया है तो हमने चांद बिंदु लगाया है। लेकिन इस अ और आ की जगह ए या फिर ओ आ जाए, ए या फिर ओ, जैसे मान लो कहते हैं जोंक, जोंक कहते बच्चा तो यहां पर ओ लगल है कि नहीं, जा जोर ओ, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चांद बिंदु की जगह सिर्फ बिंदु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, सिर्फ बिंदु का। ये दोनों कंसेप्ट ये कह रहा था। तो आपका अनुनासिक हो गया ये, और आखिर में आपका विसर्ग है। तब विसर्ग तो आप लोग जानवे करते हो, है ना। विसर्ग यह एक प्रकार से जो है हम बात करें तो तत्सम शब्दों के साथ लगता है। किसके साथ लगता है बच्चे, तत्सम शब्दों के स्वर के साथ जो है हा के रूप में उच्चारण होता है इसका। जैसे मान लो तत्सम शब्द किसको कहते हैं, संस्कृत का जो शब्द है ना, संस्कृत का जो शब्द है उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप, जब भी कोई शब्द ऐसा होगा जो तत्सम शब्द हो, आधा अधूरा वाला शब्द सब हो, तो उसमें बच्चे जो है स्वर के साथ जब भी यह विसर्ग का प्रयोग होगा तो उसका उच्चारण हा के रूप में होगा। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है दुख, है ना, तो दुख, यहां पर जैसे देखो ये लिखा हुआ है छ अनुस्वार, सॉरी छ विसर्ग, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, छह, क्या पढ़ते हैं, छह पढ़ते हैं। जैसे यहां पर प्रायः, प्रायः, जैसे है अतः, अतः, लास्ट में इसका उच्चारण जो है हा के रूप में होता है, क्योंकि सबसे पहला चीज तो ये एक तत्सम शब्द है, दुख भी, आपका छ भी, प्रायः भी, जितना भी आधा अधूरा वाला शब्द सब दिखेगा आप आराम से देखते कह दोगे कि तत्सम शब्द है ना। तो तत्सम शब्द के बाद स्वर अगर आ रहा है तो स्वर के बाद इसका उच्चारण जो है बच्चे क्या होगा, तो यह ह के रूप में होगा। तो कंप्लीटली मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आया होगा कि आयोग बाह क्या है, आयोग बाह में कौन कौन से ऐसे वर्ण आते हैं, कौन कौन सी ऐसी ध्वनियां आती है। चलिए बच्चे आप लोग एक बार कमेंट्स करके बता दीजिएगा गुरुजी आपने जितना भी टॉपिक आज पढ़ाया है हम लोगों को अच्छे से समझ में आया। जैसे कि ध्वनि क्या होता है, ध्वनि के प्रकार के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। फिर बच्चे बात करें तो आपके स्वर ध्वनि के बारे में पढ़ाया। किसके बारे में पढ़ाया, स्वर ध्वनि या फिर स्वर ध्वनि के प्रकार के बारे में पढ़ाया। इसके बाद व्यंजन ध्वनि और उसके प्रकार के बारे में पढ़ाया। फिर आपको आयोग बाह के बारे में पढ़ाया। तो कंप्लीटली बच्चे जो है आपका जो भी पहला टॉपिक था वो पहला टॉपिक आज पूरा का पूरा खत्म। और आपने ये भी देख लिया कि आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछल जाएगा। अब देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की जब बात होगी, यहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी तो बन सकता है ना। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछेगा। जनरली लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं, आपसे पूछेगा, सपोज कीजिए कि आपका जो है ध्वनि क्या है ना, ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है और इनके प्रकारों की विवेचना करें, इनके प्रकारों की विवेचना करें। ठीक है बच्चे, प्रकारों की क्या करें, विवेचना करें। तो आपको पूरा कंप्लीटली लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर कह दे, जैसे मान लीजिए कहेगा व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि के प्रकारों का क्या करें भाई, विवेचना करें। तब व्यंजन ध्वनि को हम तीन आधार पर बांटते हैं। अब उस तीनों आधार पर प्यारे बच्चे आपको जितने भी पार्ट्स यहाँ पर बताए हैं उन सभी पार्ट्स का वर्णन करना होगा। तो आप आराम से जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इस प्रकार से वैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो है पिछले साल भी देखने को नहीं मिला था। तो हो सकता है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यहां से ना आए, लेकिन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस तो देखने को मिला था। तो आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना भैया आपको ये सारी चीजें समझ में आया। अगर चीजें समझ में आ गया है तो बस आप लोगों से छोटा सा ही तो हमारा रिक्वेस्ट रहता है, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर लेना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई त्रुटियां दिखी है तो आप लोग कमेंट्स करके बताना। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।